हेलो हाय, आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा एज आई एम अभिषेक दुबे एंड दिस प्लेटफॉर्म इज बिलोंग्स टू कलाम IAS Academy. Okay, and we were discussing previous year question paper of BPSC मेंस. ठीक है, उसमें आज हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट इज पार्ट ऑफ GS पेपर 1 ऑफ BPSC मेंस. ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 or the war of 1857 or mutiny of 1857 or Sepoy mutiny as propounded by the Britishers. ठीक है, तो ये कुछ भी कह सकते हो आप. ठीक है, तो इसको आज हम 1857 को देखेंगे. ठीक, क्या हुआ, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा, क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम एड्रेस करेंगे. ठीक, 1857. ठीक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है. ठीक है, इवन इन यूपीएससी और एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. ठीक है, बट अगर हम बिहार की बात करते हैं, ठीक है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस तरह से दिया गया है, इवन बीपीएससी के सिलेबस के थ्रू अगर हम जाएं तो उस तरह से अगर हम देखें 1857 को, तो 1857 को एज एन चैप्टर कवर किया गया है. चैप्टर बोले तो पूरा का पूरा टॉपिक. ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, और ठाकुर, जो भी कह सकते हो. टैगोर इज द प्रोनाउंसिएशन दैट वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स और बाद में वही यूज किया गया. ये ठाकुर थे. ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर. इनके जो प्रेसिडेंट्स का नाम, इनके पूर्वजों के नाम देखेंगे तो ठाकुर मिलेगा. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, SC बोस, गांधी एंड नेहरू. ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं. उसी तरह से 1857 है. ठीक है, मॉडर्न इंडिया में 1857 है और सबकी रिलेवेंसी जो है किसी को कम नहीं कर सकते. 4-5 साल पहले की बात करें तो ये जो 4 नाम हैं इन्हीं पे आता था. ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, तो इसमें JP, ठीक है, क्योंकि बिहार के हैं. ठीक है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद लोहिया. ठीक है, मतलब जितने लोग JP मूवमेंट, किसान मूवमेंट यानी किसान सभा, स्वामी सहजानंद. ठीक है, इन पर्सनैलिटीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, लेकिन आज हम क्या देखेंगे 1857 और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 66 बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे मिसिंग है. ठीक है, 66 में 1857 पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया. ठीक है, और वो अचंभे वाली बात है थोड़ा सा. ठीक, लेकिन अब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करें तो ट्राइबल रिवोल्ट्स पे इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया और यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, एक संथाल्स पे, दूसरा बिरसा पे. ट्राइबल रिवोल्ट्स पे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता था, आइदर ऑन संथाल और बिरसा. बट दिस ईयर, दिस नहीं, 66 में इन 2021 ट्राइबल रिवोल्ट पे 2 क्वेश्चन थे. इसका रीजन था क्योंकि 2021 was the year प्राइम मिनिस्टर प्रोक्लेम्ड नवंबर 15 एज बिरसा मुंडा डे. ठीक है, बिरसा डे नवंबर 15 को. और क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था. अनदर थिंग वाज बिरसा. और 15 नवंबर को ही झारखंड जो है 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ था. तो 3 इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर का पार्ट था, इसलिए संथाल मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस साल उसी तरह से आपका बिरसा मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिरसा और संथाल दोनों. ठीक है, सॉरी, संथाल मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिरसा पिछली साल में. ठीक है, इस साल संथाल मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता था कि आपको पता है कि संथाल मूवमेंट्स के पीछे जो मेन लीडर्स थे वो 4 मुर्मू ब्रदर्स थे. कौन से? मुर्मू ब्रदर्स. और हमारी करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी बातें डिस्कशन छोड़ते हैं. ठीक है, और मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज वॉर ऑफ 1857. वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम.
ठीक है, जो कि प्लान किया गया है कलाम IAS एकेडमी की तरफ से। प्रोग्राम है MMP, मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें हैं। वन इज कि आपका नवंबर 1 से फ्रॉम 1 नवंबर हर दिन 5 क्वेश्चन विच इज रिलेवेंट टू टॉपिक बच्चों को दिए जाएंगे आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, आंसर्स लिखने के लिए इन 5 क्वेश्चंस पे फेस टू फेस और यूट्यूब डिस्कशन होगा। ठीक है, इनके जो तीसरे या चौथे दिन मतलब वीक में एक दिन ये जो 5 टॉपिक्स पूरी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे पूरे वीक में, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से टोटल 6 जो हैं टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हैं। अगर टोटल टेस्ट की देखें तो आप 5 क्वेश्चन डेली, 30 डे का प्रोग्राम है। ठीक है, 30 इसमें से 6 8 निकाल दीजिए तो 22, इतने क्वेश्चन तो ऐसे कवर हो रहे हैं आपके। कितने? 110। ठीक है, और ये 8 टेस्ट में इंटू 15 96, इस तरह अराउंड 200 क्वेश्चंस ऑफ मेंस विल बी कवर्ड। ठीक है, इस तरह से इसमें 2 जो है 8 जो फुल लेंथ वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, इसमें 2 जो है 6 जो हैं 6 टेस्ट होंगे। कौन से? सेक्शनल, और 2 जो हैं वो फुल लेंथ होंगे। ठीक है, फुल लेंथ। लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है इनमें पूरे वही होंगे, मॉडल्स वही होंगे, 15 क्वेश्चंस इन अ पेपर। ठीक है, पूरे 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये हमारे पेपर का मॉड्यूल है, वो हमने इंट्रोड्यूस किया। ये चीज़ें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो हमारा दिल्ली सेंटर है यहाँ पे दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, ठीक, चलिए ये हो गया हमारा प्रोग्राम का इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 1857। So first question is what were the causes of revolt of 1857? क्या कारण थे 1857 की क्रांति का? ठीक है, what were the causes of 1857? What effect did it have on Bihar? What effect did it have on Bihar? Okay, so first question is this. Another question, next question is discuss the contribution of Bihar to the uprising of 1857. ये पूछा गया पहला वाला क्वेश्चन 65th बीपीएससी 2020 में, सेकंड क्वेश्चन 63rd बीपीएससी 2019 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों साल आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार 2016। ठीक है, मतलब ये बीपीएससी के बाद सीधे यही वाला हुआ है, तो मिसिंग नहीं है, हर साल पूछा। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आप सबको पता है कि बिहार के कुंवर सिंह वॉज द मेन पर्सनैलिटी। ठीक है, हु प्लेड मेजर रोल इन 1857। कहाँ के थे? जगदीशपुर। जगदीशपुर इज अ ब्लॉक इन आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह। इनके भाई अमर सिंह, ठीक है, ये दोनों लोग मिलके अमर सिंह गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। ठीक है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ 1857 इन बिहार एंड अकाउंट फॉर इट्स फेलर। ठीक है, 47th बीपीएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है इवेल्युएट द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 43rd बीपीएससी 2001। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में एज इट इज पूछा गया था, सेम क्वेश्चन बीपीएससी ने रिपीट किया है। कब? 1997 में। क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल एंड नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कमेंट करना है, तो इसमें क्या करना है? व्यूज ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड हिस्टोरियंस, जिसने जो कहा है और उसने उसको कैसे सपोर्ट किया है अपने व्यूज को, वो देने हैं। फिर आपको कंक्लूजन में लिखना है किसका व्यू? वीडी सावरकर का, दैट इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से हम कुछ आंसर अपना प्रेजेंट करेंगे। नाउ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज what were the causes of the revolt of 1857 and its effect on Bihar? Basically this part is not covered in the answer। ठीक है, उसको इस वजह से नहीं किया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857, जो ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1857 हमने पहले ही बता दिया इज अ ब्रॉड टॉपिक।
ठीक है, तो उसको उस तरह से कवर करेंगे, यहाँ पे वही चीज आप फिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो हियर आवर क्वेश्चन इज, एंड पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या आता है, इंट्रो आता है, इंट्रोडक्शन वाला फेज। तो इंट्रो देंगे कैसे, वो देखिए आप, द वॉर ऑफ 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, पलासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। इन दिस बैटल द ब्रिटिश कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, especially in Bengal, okay, and their policies and colonial character was finally turned into the revolt of or mutiny or rebellion of 1857. The Indian Rebellion of 1857 was the first organized widespread resistance against the rule of British East India Company, ठीक है, British East India Company, ठीक है, which functioned as a sovereign power on behalf of British Crown. ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो काफी लोग इसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि कंपनी तो इंडिपेंडेंट अपना रूल कर रही थी, 1858 के बाद आया क्राउन का रोल, बट चार्टर तो उन्हीं ने ग्रांट किया था, चार्टर तो उन्हीं ने ग्रांट किया था, फिर परमिट भी करते हैं बाद में और लोगों को ट्रेड करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट में जो शुरू में पहली कंपनी थी उसी के पास ट्रेडिंग मोनोपॉली थी, लेकिन जब मोनोपॉलीज और लोगों को दी गई 1813 और 33 वाले एक्ट में, ठीक है, तो कौन कर रहा था, सारे कंट्रोल्स तो अभी भी एम्पावर उसके एम्पायर के ही हाथ में है ना, मोनार्क के ही हाथ में, ब्रिटिश मोनार्क के हाथ में, ठीक है, तो ये रूल तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन ही कर रहे थे ना, वही परमिट कर रहे थे, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इट बिगेन ऑन May 10th 1857, कहाँ से, मेरठ से, बेसिकली 9th ऑफ मे को ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि म्यूटिनी कर देते हैं कितने सोल्जर्स, 85 सोल्जर्स ऑफ मेरठ नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, और इनको कुछ लोगों को लटका दिया जाता है, कुछ को वो किया जाता है, तब जाके जो है एक आउटब्रेक होता है जो कि सारे सीपॉयज मिलके रिवोल्ट कर देते हैं गैरिसन ऑफ मेरठ में, ठीक है, और मेरठ कैंट में। ठीक है, व्यूज ऑफ हिस्टोरियंस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही डाल सकते हो अगर उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा, जो वो वाला क्वेश्चन पूछा था, नाइदर द फर्स्ट नॉट द लास्ट और नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको इससे सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो द सिपाही म्यूटिनी किसने कहा है, ऑब्वियसली सिपाही म्यूटिनी बोलेंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक स्मिथ एंड ऑल, ठीक है, एंड द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन बाय इंडियन हिस्टोरियंस लाइक केपी जयसवाल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये हमारा इंट्रो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, 38 मार्क का क्वेश्चन है। बार बार रिपीट करता हूं कि इंट्रो थोड़ा आपका बड़ा, लेकिन बड़े के साथ साथ क्या है, रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हमने बड़ा इंट्रो कुछ भी कहानी लिख दिया। ठीक है, बड़े इंट्रो के साथ साथ रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और वो आपके क्वेश्चंस के उसको सपोर्ट करता हो। कॉजेज पूछा है तो हम कॉजेज ही एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे। तो पहले सबसे पहले क्या, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या था, सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, तो उसमें सबको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम में आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। ठीक है, डलहौजी की डॉक्ट्रिन थी ना, प्रोपाउंडेड बाई, मतलब प्रोपाउंडेड बाई डलहौजी कहना सही होगा, क्योंकि ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर, उसने भी सेम डॉक्ट्रिन अपनाई थी, ड्यूप्लेक्स ने। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसके समय में की गई, तो मार्कुस ऑफ डलहौजी। ठीक है, जेम्स एंड्रयू नाम था, सॉरी जेम्स एंड्रयू नाम था इसका। डलहौजी, ठीक है, जेम्स एंड्रू, मार्कुस ऑफ जेम्स एंड्रू ऑफ डलहौजी पूरा नाम। ठीक है, 1848 टू 1856 ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक, और ये इन्हीं की डॉक्ट्रिन जो है मेजर रीजन मानी जाती है किसके लिए, रिवोल्ट के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट्स
उसमें सबसे पहले स्टेट कौन सा हुआ? सतारा हुआ, ठीक है। सतारा कब हुआ था? 1948 में। उसके बाद जैतपुर 49, संभल 49, उसके बाद सॉरी उड़ीसा 52 एंड झांसी इन 53, 1853 में झांसी को कैप्चर किया गया। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एनेक्सेशन, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी? डलहौजी की, और ये मेन कारण मानी जाती है। किसकी? पॉलिटिकल रीजन है, मेन पॉलिटिकल रीजन। और इससे पहले बात करें तो 1824 में सेम डॉक्ट्रिन के थ्रू किट्टूर को अनेक्स किया था ब्रिटिश ने, कंपनी ने, किट्टूर, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप अपने सपोर्टिंग स्टेटमेंट में कि दिस वाज द मेन रीजन बट द डॉक्ट्रिन वाज यूज्ड अर्लियर आल्सो, ठीक है। ये इस तरह से होता है। तो झांसी को अनेक्स किया, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे देंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। या द फर्स्ट स्टेट टू केम अंडर दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है, वाज सतारा, ठीक है, मतलब डलहौजी के टाइम पे सतारा 1848 याद रखना, ठीक। उसके बाद संबलपुर, ठीक है, जैतपुर फिर संबलपुर 49, उदयपुर 52 और झांसी 53, ठीक है, नागपुर 54 एंड फाइनली द मोस्ट फेमस अवध को किस ग्राउंड पे अनेक्स किया था? अवध को किस ग्राउंड पे अनेक्स किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इंटरनल माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या मिस गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है, ठीक। अवध को इस ग्राउंड पे अनेक्स किया गया था, ठीक। झांसी को वही कि उत्तराधिकारी कौन होगा? तो गंगाधर राव, द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मीबाई, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है और उनका अडॉप्टेड सन होता है जिनको ये रिकॉग्नाइज डलहौजी नहीं करता है, ठीक है। तो झांसी को इस बात पे एनेक्सेशन हुआ था झांसी का, ठीक है। और ये कहाँ गई थी भाग के? ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, ओके। चलिए, अडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी, स्टेट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सतारा 48। नागपुर कब हुआ था? नागपुर 1854, झांसी 53, ये जो है पहले। जैतपुर 49, संबलपुर 49, उदयपुर बताइए कमेंट में, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध मैंने बता दिया, माल एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज प्रिपेयर्ड बाय डलहौजी इन लेट 1840s। मेजर्स क्या क्या थे? परमिटेड द कंपनी prohibiting a Hindu ruler without a natural heir from adopting a successor, and after the ruler died or abdicated, annexing his land was the system। यही सिस्टम था ना। चलिए, तो ये हमारा पॉलिटिकल कॉज हो गया, ठीक है। अभी हम किस पे मूव करेंगे? कॉजेज ही देख रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल कॉज कुछ ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज देखेंगे कि व्हाट वाज द मेजर सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज, ठीक है। तो पहला तो स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड रोल ऑफ मिशनरीज, ठीक है। तो इनको लगा, इवन इंडियन पॉपुलेशन को लगा, इंक्लूडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इन दोनों को क्या लगा कि दे वर प्लेइंग विद आ रिलीजियन, और इसको ये कहीं ना कहीं बर्बाद करने के फिगार में हैं, ठीक है, करप्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक तो ये फीलिंग थी, ठीक, ये ऑल ओवर द कंट्री फीलिंग थी, ठीक, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस इनकी। एन एक्ट इन 1850, ठीक है, 1850 में एक एक्ट आता है। इस क्या होता है इस एक्ट के थ्रू? ये अल्टर्ड कर देता है हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या करता है? इनेबल करता है हिंदू हु हैड कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, टू इनहेरिट हिज एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज, अपने पूर्वजों की, जो अगर कोई हिंदू है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, 1850s का लॉज है, तो वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे अधिग्रहण या उन पे अधिकार उसका बनता है, ठीक है। पहले ये नहीं था कि अगर हिंदू कन्वर्ट होकर किसी दूसरी
उसमें जाता है तो उसके अधिकार जो है उसकी पैतृक संपत्ति से सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़ माना गया, और ये खासकर ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा, ऑर्थोडॉक्स के सेक्शन के द्वारा और कई चीज़ों के विरोध के थ्रू भी जो है ये इनका रिवॉल्ट इसमें उभर के आया, जैसे क्षति हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज वाला हो गया, सारी चीज़ें कि भैया हमको जो करना है हम करेंगे, आप क्यों कर रहे हो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफियर, ठीक है। तो ये मेन रीजन था कुछ, ठीक है। द जनरल पब्लिक वेर कन्विंस्ड दैट गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी थ्रू दीज मेजर्स व्हिच वर मेंशन्ड अबव, ठीक है। इंटरफियरेंस into the local laws and practices, abolition of sati, female infanticide and legalization of widow remarriage, ठीक है, and child remarriage, ठीक है, was main case. child remarriage शायद बाद में आया, were believed as a threat to the established social structure, ठीक है। basically it was believed by whom? the orthodox section of Hindus and Muslims, okay। western methods of education, ये भी जो है एक तरह से चैलेंज ही था, ठीक, टू आवर कल्चर, ठीक है। इनका मानना था कि इंग्लिश इज सुपीरियर, ठीक है, दो वी आर स्पीकिंग इट टुडे, क्योंकि ये एक मास लैंग्वेज है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है हर जगह, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, काम चलेगा लेकिन बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन चैलेंज ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स, ठीक है। कैसे, वो इसको इससे लिंक करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि वाई यू आर इंटरफियरिंग इन आवर पर्सनल मैटर, वी आर इनफ टू डील विद इट, ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स ऑल्सो एस्केलेटेड दिस फीलिंग, ठीक है। हाउ रेलवेज, ठीक है, क्योंकि वुड कटिंग, ठीक है, लैंड कैप्चरिंग एक्सेट्रा रेलवे से, टेलीग्राफ इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल, सो लेट इट बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमने सोशियो रिलीजियस कॉजेस देखे, ठीक है। अभी देखेंगे क्या, इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। व्हाट वर द मेजर इकोनॉमिक कॉजेस? अच्छा, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय डलहौजी, इट वाज एडवाइज्ड बाय होम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बट वाइडली यूज्ड बाय डलहौजी इन हिज पीरियड फ्रॉम 1848 to 54, okay। So note it down. Economic causes: rural population, especially the peasants, zamindars and tenants, ठीक है, were encouraged by the heavy tax burden, especially the land revenue, ठीक है, जो कि लैंड परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो एक्ट था 1793, ठीक है, ये लागू ही कर दिया गया था, फिर हटाया गया था 1793, लेकिन यहाँ पे तो था ही जमींदारी सिस्टम, ठीक है। एंड द रिगरस मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है, महाजन जमींदार साहूकार एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें कई जगह पे आप देखेंगे ना इन दिस मूवमेंट कि साहूकार ऑफ अवध वर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ठीक है। क्यों पार्टिसिपेशन हुआ? क्योंकि उनका जो है कलेक्शन जो था, अब तक वो करते थे इंटरमीडिएटरीज की तरह, अब इनके ये राइट्स भी छीन लिए गए थे, ठीक है, कलेक्टिंग का, ठीक है। जब जैसे आपने देखा पॉलिटिकल कॉज था, ये पॉलिटिकल कॉज था, ये राइट्स इनके भी छीन लिए गए थे ऑन द सेम ग्राउंड्स पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, छोटे छोटे उनके भी खेतिहरों के जमींदारों के भी, ठीक है, तो उनका भी एक डिसकंटेंट था, ठीक है, तो ये भी इसमें पार्ट लिए थे। जिनका नहीं छीना गया था ऑब्वियसली दे वर फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स और कंपनी, ठीक है, तो ये मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। तो स्पेशली द साहूकार्स ऑफ अवध, ठीक है, और ज्यादातर सिपॉयज भी कहाँ के जो रिवोल्ट किए थे वो भी अवध के ही थे, ठीक है, सबसे ज्यादा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अवध के। अ ग्रेट नंबर ऑफ सिपॉयज केम फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, स्पेशली फ्रॉम अवध, ठीक है, अवध रीजन, एंड हैड फैमिली टाइज और रिलेशंस इन द विलेजेस। सो ऑब्वियसली ये चीज हैम्पर करेगी उनके फीलिंग्स को, जब इनके साथ विलेजेस के साथ ऐसा होगा कि हाई लैंड रेवेन्यू उनके साथ जाती होगी। सो द ग्रीवांसेस ऑफ द पीजेंट्स टच देम टू whom? To sepoys, ठीक है, दैट्स व्हाई सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड हैम्पर्ड द
इंडिजिनस इंडस्ट्री, बेसिकली द कॉटेज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, क्रिएटेड इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इनटू इंडिया, ठीक है, वो हमारे यहाँ से क्या ले जा रहे थे, रॉ मटेरियल्स ले जा रहे थे, और वहां से फिनिश्ड गुड जो है, फिनिश्ड गुड्स कहाँ कर रहे थे इंपोर्ट, इंडिया में, इंडियन मार्केट में, ठीक है, और इन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी वाज वेरी लो, इंपोर्ट ड्यूटी वाज वेरी लो, ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अ कॉज, ठीक है, और जो यहां से जो फिनिश्ड गुड जाता था, सॉरी इंडिया से अगर हम कोई फिनिश्ड गुड भेजना भी चाहें तो बैन तो नहीं था, बट द एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज टू हाई, सो ये तो कहीं से फिजिबल ही नहीं था कि हम कुछ एक्सपोर्ट करें, ठीक है, तो ये एक रीजन ये भी था which hampered the indigenous industries, particularly the textile and cottage, ठीक है, चलिए, इंडियन हैंडीवर्क इंडस्ट्रीज हैड टू कंटेस्ट विद द चीप मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से आ रहे हैं, फ्रॉम इंग्लैंड, ऑफ नहीं, फ्रॉम इंग्लैंड, बेसिकली दीज गुड्स आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, टू इंडियन मार्केट्स, और भर भर के आ रहे हैं और बहुत सस्ते रेट्स पे, तो ऑब्वियसली जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीवर्क इंडस्ट्रीज है, ये हैम्पर होंगी ही, ठीक है, इनकी तो रोजी रोटी चली गई ना, अब इनके पास काम ही करने को नहीं रहा, तो जब काम ही नहीं है तो कहाँ से खाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके लास्ट ऑप्शन क्या बचा, टू रिबेल, और ठीक है, रिबेल, रिवोल्ट, म्यूटिनी, यही चीजें तो है, म्यूटिनी बेसिकली ये सिपॉयज के द्वारा, बाकी म्यूटिनाइड। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ 1857 रिबेलियन, ठीक है, व्हाई दीज थिंग्स हैपन। सो नाउ मिलिट्री कॉज क्या था, तो रिवोल्ट तो सिपॉय म्यूटिनी की तरह ही स्टार्ट हुआ था, तो मिलिट्री कॉज में दो तीन चीजें, इंडियन सिपॉयज formed more than 87% of the British troops in India but were considered inferior to British soldiers। बेसिकली ये होता था कि ये हमेशा जो है नीचे वाली पोस्ट पे रखे जाते थे, कौन से, सिपॉयज पे, ये कभी ऑफिसर्स, नो इंडियन ऑफिसर्स इन द आर्मी और पुलिस, ठीक है, नो इंडियन ऑफिसर्स और वेरी फ्यू, ठीक है, फ्यू, ठीक, नहीं रखे जाते थे, और सिपॉयज में ये लोग कंट्रीब्यूट कितना करते थे, 87%, ठीक है, वेज इश्यू भी था, इंडियन सिपॉयज जो थे इनका वेज कम था एज कंपेयर टू द ऑफिसर्स और सिपॉयज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ऑन द सेम रैंक, जैसे कुछ तो थे हमारे ऑफिसर्स, ठीक है, नायब सूबेदार वगैरह के पोस्ट पे, या क्या बोलते हैं उनको, जो लोअर ऑफिसर्स होते थे आर्मी में, लोअर रैंक पे, उसी रैंक पे इंडियंस को कम तनख्वाह मिलती थी। दे वेर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम दियर होम्स, ठीक है, फार अवे फ्रॉम दियर होम्स, और उसकी जो है पेमेंट नहीं दी जाती थी, और इस किसके थ्रू हुआ, तो एक एक्ट पास किया जाता है, कब, 1856 में, एंड दिस एक्ट वाज टर्म्ड एज जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ कैनिंग, ठीक है, कैनिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड सिपॉयज मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी एंड इन एनी एरिया, ठीक है, एंड स्पेशली इन द हाई क्लास इंडियंस, बेसिकली जो अपने आप को हाई क्लास टर्म करते थे, देयर इज नथिंग सच थिंग लाइक हाई क्लास और लो क्लास, बट जो अपर कास्ट थे, स्पेशली ब्राह्मण्स, अपर कास्ट स्पेशली ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज, ठीक है, इनके लिए क्रॉसिंग द सी वॉज लॉस ऑफ रिलीजियन, ठीक है, तो ये एक रीजन तो ये भी था, ठीक है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता, ठीक है, तो ये रिवोल्ट का एक कारण ये भी था, ठीक है, और क्या कारण थे, ठीक है, इमीडिएट कॉज
वो भी तो मिलिट्री कॉज ही था बट इमीडिएट था, तो उसको हम अलग स्लाइड में एड्रेस करेंगे, ठीक है। सिपॉयज के और भी कारण थे, जैसे वही कि अवध वाले रीजन से ज्यादा आते थे, जो कि हमने पिछले वाले में एड्रेस कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे और देखते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या है, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या है? तो इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कैट्रिजेस, दो इंसिडेंट्स हैं बेसिकली। ग्रीस कैट्रिज जो है, ऐसा माना जाता था कि जो कैट्रिज है इनफील्ड राइफल की, कौन सी राइफल थी, लिखना ना भूलें, इनफील्ड, इसकी जो कैट्रिज थी, ठीक है, वो आगे ग्रीस्ड थी और माना जाता था कि ये ग्रीस्ड जो है ये किसकी बनी हुई है, जो ऊपर लगा होता है ना ऐसे दांत से खोल के निकालने वाला, ठीक है, किसकी बनी हुई थी, फैट फ्रॉम पिग एंड काउ, ठीक है। तो ये किसके लिए, इवन मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के लिए अस्वीकार्य था, ठीक है, इंटॉलरेबल था, ठीक है। तो एक तो रीजन ये था इमीडिएट कॉज का। ऐसा भी कहा गया था कि जो उनके लिए खाने का आटा आता था, आटा और फ्लोर, उसमें क्या मिलाया जाता था, क्रश्ड बोन, ठीक है, एक ये भी था, ठीक है। ये बहुत जगह नहीं मिलेगा लिखने को, आपको देखने को, लेकिन दिस वाज आल्सो अ कॉज और कई बुक्स में ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से इन मार्च 1857 द पर्सन नेम मंगल पांडे, ठीक है, इज फ्रॉम गाजीपुर, ओके, गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश, ये ध्यान देना, मंगल पांडे, ठीक। और कहाँ पे सर्व कर रहे थे भाई साहब, बैरकपुर कहाँ, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिपाही थे वहां पे, हैड रिफ्यूज्ड टू यूज द कैटरेज एंड अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर, फॉर दिस ही वाज हैंग्ड टू द डेथ ऑन 8th of April and so on 9th May 85 सोल्जर्स इन मेरठ, ठीक है। बहुत से डिस्कंटेंट थे, नॉट ओनली मंगल पांडे, यहाँ भी सिपाहीज के साथ बहुत ज्यादा रथलेस व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मई को 85 सोल्जर्स, 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल एंड देयर कैटरेज, न्यू राइफल नहीं, न्यू कैटरेज ऑफ इनफील्ड राइफल, ठीक है, वर सेंटेंस टू 10 years and mutiny broke out in Meerut on 10th of May and they reached Delhi on which date? दिल्ली कब पहुंचे थे ये बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा रहा आंसर। रिलेशनशिप बिहार, तो उसमें आप क्या करेंगे, द रोल ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ठीक है, एंड पीर अली का भी रोल मेंशन करना है। पटना में रोल ऑफ कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह, and I'm a bit confused, पीर अली was related with some other movement or 1857, पीर अली देख लेना एक बार, ठीक है। इन दोनों के रोल्स को डिटेल में आप बताएंगे कैसे कैसे पार्टिसिपेट किए, इनकी गुरुल्ला टेक्निक्स स्पेशली ऑफ अमर सिंह, ठीक है, उसको, और हाउ इट देयर रोल इम्पैक्टेड बिहार, ठीक है। स्पेशली कौन सा रीजन बिहार का, द रीजन विच इज क्लोज टू यूपी, लाइक बक्सर, छपरा, आरा एक्सेट्रा, इवन पटना। यहाँ पे ये मेजर सेंटर था ना 1857 का बिहार में, ठीक है। तो ये बताएंगे एंड दिस थिंग विल बी एड्रेस्ड इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। कुंवर सिंह का रोल कैसे क्या था, क्योंकि ये एक लंबा सा टॉपिक होगा जिसको हम दूसरे में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन खत्म है, कुछ चीजें और आगे देखेंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे द रेबेलियन ऑफ 1857 वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, okay, it united though in a limited way many sections of Indian society for a common cause, ठीक है। though the revolt failed to achieve the desired goal, it sowed the seed of Indian nationalism, ठीक है। अभी भी ये कंक्लूजन हमने बहुत पॉजिटिव दिया है, बट इन ट्रू सेंस ये रिवोल्ट था ना सबके पर्सनल कॉजेज थे, इवन ऑफ झांसी की रानी,
ठीक है, उनकी ज़मीन चली गई थी। अवध की जो है क्या थी, बेगम हजरत महल, उनका भी वही इशू था। ठीक है, उनका क्या नाम है, नाना साहेब, उनकी पेंशन रोक दी गई थी। ठीक है, तो सबकी मोर और लेस पर्सनल कॉजेज ही थे। ठीक है, लेकिन एक फीलिंग तो निकल के आती है कि नाना साहेब और तांतिया तोपे और झांसी की रानी, ये सब कहीं ना कहीं तोपे जो है जाके झांसी की रानी के साथ लड़ते हैं। अमर सिंह जो है, अमर सिंह कह रहे हैं, कुंवर सिंह कहाँ जाते हैं, ग्वालियर पहुंचते हैं। ठीक है, और तांतिया तोपे के साथ जो है मिलते हैं, फिर आते हैं ये अवध। अवध के राजा ने इनको ग्रांट किया था कौन सी जगह, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ से जो है ये बलिया से होते हुए जाते हैं, वहाँ से ब्रिटिश सर्जन से लड़ते हुए इनका हाथ कट जाता है और उसके 2-3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो दिस वाज द केस, एंड ये हमारा क्वेश्चन था आज का, जिसको हमने एड्रेस कर लिया है। कुछ और टॉपिक्स हैं 1857 रिवॉल्ट के, जिसको हम अभी यहीं देख लेते हैं। ठीक है, मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे। ठीक है, सारे सेंटर्स तो नहीं मार्क किए गए इसमें। ठीक है, तो लखनऊ, ठीक है सॉरी आई कैपिटल नहीं है, लखनऊ क्या था, द कैपिटल ऑफ अवध। ओके, बेगम हजरत महल यहाँ पे थी, और इनके बेटे का क्या नाम था वो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, उनके तहत उसको वो नहीं किया जाए। अवध टुक अप द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट, कानपुर में नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, इनको पेंशन इनकार कर दी गई थी। कहाँ के थे ये, किट्ठूर कानपुर। ठीक है, यहाँ पे रहते थे बाजीराव टू। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेंशंस। ठीक है, विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर अ फ्रेश रीइंफोर्समेंट। द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड विद द टेरिबल वेंजेंस। तो यहाँ पे कानपुर ही एक ऐसी जगह है, बिट्ठूर, सॉरी किट्ठूर नहीं है, सॉरी बिट्ठूर, यहाँ पे मोर देन 1000 जो है ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ऑफिशियल्स मारे गए थे। ठीक है, और उसका रिपरकशन ऐसा हुआ कि उन्होंने उससे ज़्यादा मारे, लेकिन यहाँ पे उनकी बहुत भयंकर क्षति हुई थी ब्रिटिशर्स की कानपुर में। ठीक है, और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने डबल स्पीड के साथ अटैक किया था। द ब्रिटिश कैप्टन वॉज कैप्टन ओनील। ठीक है, जिससे वो चीज़ें बात की आपकी प्री वाली चीज़ें हैं, यहाँ मेंशन कर देंगे तो थोड़ा सा आपका अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, नाना साहेब एस्केप्ड बट हिज ब्रिलियंट कमांडर द टोपे, तांतिया टोपे कंटिन्यूड द स्ट्रगल। ठीक है, तांतिया टोपे वाज फाइनली डिफीटेड, अरेस्टेड एंड हैंग्ड। ये किसके साथ लड़ रहे थे तांतिया जी, झांसी वाली रानी के साथ। ठीक है, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लेड द रेबल इन झांसी व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट क्लेम ऑफ हर अडॉप्टेड सन टू द थ्रोन। ठीक है, अडॉप्टेड सन ऑफ गंगाधर राव वॉज द हस्बैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। ठीक है, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मणिकर्णिका उनका ओरिजिनल नेम था। ठीक है, और क्या कहते थे उनको, ये क्वेश्चन प्री में एक आध बार पूछा है। सी फॉट ग्लैंडली अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस बट वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड बाई इंग्लिश फोर्सेस। ग्वालियर आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड। ठीक है, सी वॉज ज्वाइंड बाई तांतिया तोपे, टुगेदर दे मार्च टू ग्वालियर। ठीक है, एंड कैप्चर्ड इट, पहले झांसी से इन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये कुछ रहा। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार के थे जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह का हर बार प्री में एक क्वेश्चन कुंवर सिंह पे आना तय है। सप्रेशन की बात करते हैं, लास्टेड फॉर मोर देन 1.5 ईयर। ठीक है, मिडिल ऑफ 1858 में खत्म होता है ऑन जुलाई 8, 1858। 14 months आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड और रिस्टोर्ड। प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट में दिल्ली बात करते हैं, बहादुर शाह टू जॉन निकलसन जो ब्रिटिश ऑफिशियल था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस। कानपुर में नाना साहेब, सर कॉलिन कैम्बेल और नील भी था यहाँ पे। झांसी एंड ग्वालियर में लक्ष्मीबाई एंड तांतिया टोपे, ह्यूग रोज। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान बहुत ही ब्रिलियंट फाइटर। एंड ये किसको जो है, ये दिल्ली के जो बहादुर शाह के एडवाइजर भी थे। मतलब इस वाले वॉर में 1857 में
बहादुर शाह 2 को एडवाइस भी कर रहे थे। कौन? खान बहादुर खान। इलाहाबाद एंड बनारस मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनसेल, मौलवी लियाकत अली, कहाँ वाले? पटना वाले। बिहार में कुंवर सिंह, विलियम टेलर थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ब्रिटिश ऑफिशियल जो इनके खिलाफ वहाँ पे लड़े और प्लेसेस, ठीक है, ऑफ 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट वर द मेन कॉजेस, व्हाट वर द मेन रीजन? तो लिमिटेड अपराइजिंग कन्फर्म्ड मेनली इन द दोआब रीजन। कौन कौन सा रीजन मिसिंग था? ठीक है, स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, त्रवणकोर, कश्मीर and even Rajputana did not join the rebellion, so as the southern provinces भी ज्वाइन नहीं किए थे। No effective leadership, though brilliant leadership was provided by झांसी की रानी, तांतिया टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बट ये जो इनकी लीडरशिप थी ना वो एक सीमित एरिया के लिए थी। ठीक है, अगर ये एक ज्वाइंट लीडरशिप होती, ठीक है, और एक प्लान्ड ढंग का होता ये मूवमेंट, तो ये सक्सीड कर गया होता। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अ लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अनदर प्रॉब्लम, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास, खासकर जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास था, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड या नहीं रहा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इसमें कौन से जो आपके बाद में मॉडरेट्स कहलाते हैं, ये मॉडरेट्स। ठीक है, कई लोगों ने तो इस रिवॉल्यूशन का विरोध भी किया और इसके खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा। ठीक है, चलिए नाउ रिजल्ट क्या रहा? फाइनली रिजल्ट क्या रहा 1857 का? तो इससे क्या होता है? नया एक्ट आता है। कौन सा? एक्ट ऑफ 1858। थ्रू दिस एक्ट रूल ऑफ कंपनी वॉज एंडेड। और किसका स्टार्ट होता है? तो ब्रिटिश क्राउन का राज्य स्थापित होता है। इलाहाबाद में एक दरबार बुलाया जाता है, ठीक है, जिसमें विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन होता है एज क्वीन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन बुलाता है? कैनिन बुलाता है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस होता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम साथ में मिल के लड़े हैं। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल है रिलीजियस टॉलरेंस का। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नए लाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में तो जो ब्रिटिश फोर्सेस थी स्पेशली सिपॉयज, तो ये कौन थे? ज्यादातर अपर क्लास हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, और जो इनका कंसंट्रेशन था वो मतलब ये कहाँ से, मतलब इनका मेजर एरिया कौन सा था? सबसे ज्यादा कहाँ के थे रीजन? तो ये अवध वाले रीजन से थे। तो अवध एंड बंगाल, यही था ना, बंगाल, ये दो रीजन था, यहाँ के सिपॉयज थे। तो इसमें जो है स्ट्रेटिफिकेशन लाया गया। नाउ गुरखाज को प्रमोट किया गया और भी लोगों को भर्ती किया गया। ठीक है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। द राइट्स ऑफ रूलर्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन लेटर टाइम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड। राइट टू अडॉप्ट सन एज अ लीगल हेयर वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वही जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो दीज वर द सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ 1857। सो इट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, तो रीजन फॉर द फेलियर तो हमने कवर कर दिया है, रिजल्ट हो गया। सो फॉर टुडे थैंक यू, इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बचा है 1857 का। क्या बचा है? कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा हमने देखा है। ठीक है, और क्या बचा है? रोल ऑफ कुंवर सिंह, and 1857's impact on Bihar. So this topic will be addressed in next class. ठीक है, for till now thank you, धन्यवाद, thanks for watching.